हेलो, मैं शिवम त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो बेसिक चीज़ें हैं आज उसको हम सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। और जैसा कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि जियोग्राफी थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जियोग्राफी एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम उसे बेसिक से समझते हुए चलें तो बहुत ही आसान लगेगा हमें समझने में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे हम जियोग्राफी को देखते हैं तो जियोग्राफी जब हम बहुत हाई लेवल पे पढ़ने का प्रयास करते हैं, स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ने का प्रयास करते हैं, स्टैंडर्ड लेवल की बुक पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसमें बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके नहीं चलते हैं। हम अपनी रूट को क्या करते हैं, बहुत वीक कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जब हम बेसिक चीज़ों को नहीं समझते हैं तो हमें स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको हमें समझने में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो सारे टर्म्स अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें तो समझने में बहुत आसानी होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। जियोग्राफी में हमेशा ध्यान रखना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जियोग्राफी के अंतर्गत जिसको हम समझ लें तो जियोग्राफी समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब उसमें वो मेन चीजें क्या है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले जियोग्राफी में जो जियो का इंटरनल पार्ट है उसको अगर हम समझ लेते हैं तो जियोग्राफी समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। जैसे हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी में जो अर्थ का होता है, अर्थ की जो निचली सतहें होती हैं उसके बारे में जैसे जैसे हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या लगता है जियोग्राफी बहुत ही सिंपल है, आसान भाषा में समझ में आएगी। और अर्थ में जो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लें तो जियोग्राफी हमें समझने में बहुत आसान लगेगी, यानी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम आपकी बात करेंगे। आज उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे जिसमें आपको लगता है कि नहीं जियोग्राफी डिफिकल्ट है। मैं ये जानता हूं कि आज की क्लास अगर आप करते हैं, हाँ, सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जियोग्राफी को स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी के बाद हम सोलर सिस्टम को पढ़ाने स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, धीरे धीरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे और बहुत ही कम समय में जो बेसिक चीजें हैं उसको बहुत ही कम समय में हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जियोग्राफी। सबसे पहले आज हमने जो स्टार्ट किया है वो क्या है, जियोग्राफी स्टार्ट किया। अब जियोग्राफी में हम देखते हैं कि जियोग्राफी जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। बहुत बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। जियोग्राफी जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो प्लस ग्राफिया। क्यों? क्योंकि जियोग्राफी शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो होती है किससे, जियोग्राफिया से। किससे? जियोग्राफिया से। और जियोग्राफिया को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जियो और ग्राफिया। जियो और ग्राफिया। जियो और ग्राफिया। जियोग्राफी की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई, जियोग्राफिया से। और जियोग्राफिया को हम किन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जियो और ग्राफिया। जियो और ग्राफिया। अब जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। और ग्राफिया का मतलब क्या होता है, स्टडी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी, यानी अर्थ के बारे में अध्ययन करना। हम जब जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी में हमें यह पता चलता है कि हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। यानी अर्थ के बारे में अध्ययन करना क्या ही है, जियोग्राफी, यानी स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ इसकी जियोग्राफिया की मीनिंग होगी। अब हमने ये समझा। अब एक चीज हम ये देखते हैं कि जो जियोग्राफिया वर्ड है, इस वर्ड का सबसे पहले जो यूज किया था वो किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था, इरेटो इरेटोस्थनीज ने।
इरेटोस्थनीज ने। जियोग्राफिया वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। अब एक वर्ड हमारे माइंड में आता है कि जियोग्राफिया शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है। तो जियोग्राफिया ये कहां का वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। कहां का है? ग्रीक वर्ड है। और इसीलिए इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। अब इसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं डिफिनीशन, तो डिफिनीशन एक तरीका होता है, या तो हम डिफिनीशन को रट लें, एक तरीका ये होता है कि हम डिफिनीशन को समझ लें। तो बिल्कुल बेसिक सा आइडिया है कि डिफिनीशन जियोग्राफी की ये होती है कि जो हम अर्थ है, अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, और ह्यूमन का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, उनके बीच में जो रिलेशन है हमारे अर्थ से, उसके बारे में स्टडी करते हैं, और वही हमारे क्या कहलाती है? जियोग्राफी। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है। अब ह्यूमन से रिलेटेड जितनी चीजें आती हैं, ह्यूमन से रिलेटेड मैंने क्या होता है? ह्यूमन का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, जिस तरीके से उनकी आइडियोलॉजी है, जैसे वो जिंदगी जीते हैं, उनमें और अर्थ में जो रिलेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। वेरी सिंपल, यही हमारे जियोग्राफी की डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हमने बात किया जियोग्राफी के फादर ऑफ जियोग्राफी किसे बोला जाता है? इरेटोस्थनीज से। तो जैसे ही हमने देखा कि फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थनीज को बोला जाता है, हमारे माइंड में एक चीज ये तुरंत क्लिक करेगा कि फादर ऑफ जियोग्राफी अगर इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी किसे कहा जाएगा? फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी किसे कहा जाएगा? तो हम बात करेंगे अगर फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी की, तो फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी बोला जाता है, एक मिनट हम यहां पर बता देते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। किसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी? एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो हम यहां पर देखते हैं फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल को। किसे? जेम्स रेनेल को। जेम्स रेनेल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी। अब इन्हें फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जेम्स रेनेल ने ही क्या किया था? बंगाल एटलस को लिखा था। किसको लिखा था? बंगाल एटलस को लिखा था। किसने लिखा था? जेम्स रेनेल ने। क्या लिखा था? बंगाल एटलस। किसने लिखा था? जेम्स रेनेल ने। इतनी चीजें क्लियर है? ये हमारा बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जियोग्राफी। अब इसके बाद जियोग्राफी को पढ़ने के लिए हमें जिन जिन बेसिक चीजों की जरूरत होती है, हम उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जियोग्राफी से हमें इतनी चीजें समझ में आई। अब जियोग्राफी के अंदर जिन चीजों की हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। मैं इस चीज का वादा करता हूं आप लोगों से कि जियोग्राफी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप जैसे ही समझेंगे, जैसे ही देखेंगे, जो बेसिक चीजें हैं, इसको जैसे ही आप समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जियोग्राफी आपको बिल्कुल सिंपल लगने लगेगी। अब सबसे पहले आज हम जो जियोग्राफी में देखते हैं, वो हमारा क्या आता है? सोलर
सिस्टम, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। जियोग्राफी में सबसे पहला हमारा क्या आता है? सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम को समझाने से पहले आपको यह समझाते हैं कि आखिर ये सोलर सिस्टम क्या है। हम गैलेक्सी के बारे में सुनते हैं, ये गैलेक्सी क्या है। क्लस्टर के बारे में सुनते हैं, ये क्लस्टर क्या है, ये सुपर क्लस्टर क्या है। यानी कि जो हमारा ये यूनिवर्स बना है, ये यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ है, इस यूनिवर्स के अंदर जो चीजें विद्यमान है उसके बारे में हम आपसे बेसिक बात करते हैं। अब कभी भी जब हम रात में लेटते हैं, शाम के समय लेटते हैं, तो हम देखते हैं आकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है। रात के समय बहुत से ऐसे तारे होते हैं जो बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं। कुछ तारे होते हैं जिनमें लाइट बहुत कम होती है। कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो हम मॉर्निंग के टाइम पे देखते हैं, जब हल्का हल्का सा उजाला होता रहता है, उस समय भी हम उसको देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे होते हैं? कुछ जो तारे हैं वो एक समूह में रहते हैं, जो स्टार हैं वो एक समूह में हमें दिखाई देते हैं। कुछ तारे हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है, मून जो होता है, चंद्रमा, वो क्या होता है, कभी हमें कम दिखाई देता है, कभी ज्यादा दिखाई देता है, कभी उधर दिखाई देता है, कभी उधर, हमेशा अपना क्या करता रहता है, एक चेंज करता रहता है। हम स्पेशल प्लेस पे उसे देख तो पाते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे अपना क्या करेंगे, क्षेत्र चेंज करेंगे, एरिया चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें जो मून की है वो दूसरे डिस्टेंस में दिखाने का प्रयास करेगा। अगर हम यहाँ पर हैं तो मून हमें ऐसे सामने दिखाई दे रहा है, कहीं और गए तो मून हमें कहीं और दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों जो मून का आकार है वो हमें छोटा और बड़ा दिखाई देता है? क्यों कभी कभी मून हमें पूरा दिखाई देता है? क्यों हमें मून पूरा नहीं दिखाई देता है, यानी बिल्कुल छुप जाता है? हम पूर्णिमा क्यों बोलते हैं, हम अमावस्या क्यों बोलते हैं? यानी जितनी भी चीजें रात को जब हम लेटते हैं, लेटते वक्त जितनी भी चीजें हमें आकाश में दिखाई देती हैं वो क्यों होती हैं, ये ऐसे क्यों होता है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम उसके स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम से। अब सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, सोलर सिस्टम कहते किसे हैं। सोलर सिस्टम जो होता है वो हमारे सन से और उसकी फैमिली जो बनी है, उसी के फैमिली को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। सन और उसका जो परिवार है, उसकी जो फैमिली है, उसी को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब सन के परिवार में आता कौन कौन है, ये बातें हम सुनते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए हमारा क्या है, सन है, ठीक है। अब सन में टोटल कितने प्लेनेट आते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा सन हो गया। सन हो गया। सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं एलोंगेटेड पाथ में, यानी एलिप्टिकल पाथ में, वो कौन कौन से हैं, ये 8 प्लेनेट हैं। अब इन 8 प्लेनेट के बारे में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, ये 8 प्लेनेट किस रूप में कार्य करते हैं। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम फॉर्म करता है, सन हो गया, सन की ये 8 प्लेनेट हैं, मेनली इसी को इनकी फैमिली बोला जाता है। केवल हमें इतना समझना है, सन के बारे में समझना है, 8 प्लेनेट क्या हैं, इन्हीं को समझ लिए हम सोलर सिस्टम को समझ लेते हैं। अब इसके बीच एस्टेरॉइड आता है, छोटी छोटी बहुत छोटी सी चीजें होती हैं, उसको हम ऐसे क्लास वाइज चलते जाएंगे, उसे समझते जाएंगे। लेकिन बस हमें इतना समझना है कि इस 8 प्लेनेट और सन के बारे में हम समझ लिए तो हम सोलर सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हमें क्लियर हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा सोलर सिस्टम है। हमारा सोलर सिस्टम जो है ये एक गैलेक्सी के अंदर विद्यमान है। क्यों हम बोलते हैं गैलेक्सी, किसे बोलते हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम के जैसे ऐसे बहुत से प्लेनेट, बहुत से ऑब्जेक्ट इसके आकार के उस गैलेक्सी के अंदर विद्यमान है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। तो ये मान लेते हैं हम क्या है, ये हमारी, 1 मिनट, अब हम देखते हैं, मैंने माना ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम, यहां पर हम बता रहे हैं सोलर सिस्टम। हमने माना क्या, ये हमारी क्या है, गैलेक्सी है, सन है, ये 8 प्लेनेट है, ठीक है। ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब ये जो सोलर सिस्टम है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट और जो ग्रुप है, ऐसे कई ग्रुप मिला के जो बनता है वो क्या बनता है, गैलेक्सी बनती है। यानी ऐसे कई प्लेनेट जो है गैलेक्सी के अंदर
विद्यमान है। यानी ऑब्जेक्ट, प्लेनेट नहीं कह सकते हैं हम, उसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट प्लेनेट के आकार के जो है वो हमारी गैलेक्सी के अंदर क्या है, विद्यमान है। किसके अंदर, गैलेक्सी के अंदर, गैलेक्सी के अंदर। और ये गैलेक्सी है कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। अब हमें ध्यान देना है, ये हमारी गैलेक्सी जो हुई मिल्की वे गैलेक्सी, अब इसी गैलेक्सी जैसे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। यूनिवर्स के अंदर इस गैलेक्सी के जैसे बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। और जब गैलेक्सी का ग्रुप होता है, जो गैलेक्सी का ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं क्लस्टर। मान लीजिए ये हमारी गैलेक्सी हो गई, ये हमारी एक गैलेक्सी हो गई, दो गैलेक्सी हो गई, तीन गैलेक्सी हो गई, चार गैलेक्सी हो गई, पांच गैलेक्सी। अब इसके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, क्लस्टर। ये हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को हम क्या बोल देंगे, क्लस्टर। ठीक है, ये जो गैलेक्सी, ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट है इसने क्या किया, फॉर्म किया, मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म किया। अब इस मिल्की वे जैसे गैलेक्सी यानी और बहुत सी गैलेक्सी हैं जो क्या फॉर्म करती हैं, क्लस्टर फॉर्म करती हैं। अब इन क्लस्टर के बाद हम बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्लस्टर हैं। मान लीजिए ये एक क्लस्टर है, क्या है, क्लस्टर है। ऐसे बहुत सारे क्लस्टर हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, सुपर क्लस्टर। क्या फॉर्म करते हैं, सुपर क्लस्टर। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है समझने का। सिर्फ क्या है, हमारी गैलेक्सी है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, क्लस्टर फॉर्म करती हैं। और ऐसे बहुत सारे क्लस्टर मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, सुपर क्लस्टर फॉर्म करते हैं। लेकिन एक चीज हमें फिर ध्यान रखना है, ये जो सुपर क्लस्टर है यही हमारा यूनिवर्स नहीं है। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सुपर क्लस्टर भी हैं। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सुपर क्लस्टर भी हैं, जो जाके ये सुपर क्लस्टर अंत में जाके ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिलके क्या करते हैं, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। इतनी चीजें समझ में आई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बारे में देखते हैं। सुपर क्लस्टर हमें समझ में आ गया, क्लस्टर किसे कहते हैं ये समझ में आ गया, गैलेक्सी क्या है ये हमें समझ में आ गया। अब इसके साथ हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है इसकी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सी है। यानी जो हमारी गैलेक्सी है इसकी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सी है, वो कौन सी है, एंड्रोमेटा। कौन सी है, एंड्रोमेटा। इतनी चीजें समझ में आ गई, सॉरी एंड्रोमेडा, डी है ये, डी, एंड्रोमेडा। ये चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा सुपर क्लस्टर है, ध्यान रखना, अब हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी किसी ना किसी सुपर क्लस्टर के अंदर तो होगी ना। ये मिल्की वे गैलेक्सी किसी ना किसी सुपर क्लस्टर के अंदर तो होगी। अब वो सुपर क्लस्टर कौन सा है उसके बारे में हम समझते हैं। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ये लानिकिया एक सुपर क्लस्टर है, उसी के अंदर विद्यमान है। लानी लानिकिया सुपर क्लस्टर है, उसी के अंदर हमारी क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है। इतनी चीजें हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसके बाद हम चलते हैं सोलर सिस्टम पे रिटर्न आते हैं और सोलर सिस्टम के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक से बिल्कुल एक एक पॉइंट पर समझने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है, ठीक है आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब एक चीज हम देखेंगे आगे कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो हमारे जितने भी प्लेनेट आते हैं वो किस पोजीशन पे हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, क्रम के अनुसार कैसे कैसे वो रखे गए हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मैंने माना ये हमारा क्या है, सन है,
ये हमारा क्या है, सन है। ये हमारा क्या है, एक प्लेनेट हो गया। मैंने बताया टोटल 8 प्लेनेट हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेनेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा प्लेनेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा प्लेनेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, चौथा प्लेनेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पांचवा प्लेनेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, छठा प्लेनेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सातवां प्लेनेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आठवां प्लेनेट हो गया। टोटल कितने प्लेनेट हुए, 8 प्लेनेट। अब इनके बारे में हम इनका नाम देखते हैं कि इन 8 प्लेनेट का नाम क्या है। तो इन 8 प्लेनेट का नाम, पहला क्या है, मरकरी। पहला क्या है, मरकरी। मरकरी। इसका नाम क्या है, वीनस। इसका नाम क्या है, मार्स। इसका क्या नाम है, सॉरी, इसका नाम क्या है, अर्थ। इसका नाम क्या है, मार्स। इसका नाम क्या है, जुपिटर। इसका नाम क्या है, जुपिटर। एक मिनट। इसका नाम क्या है, जुपिटर। इसका नाम क्या है, सैटर्न। इसका नाम क्या है, यूरेनस। इसका नाम क्या है, नेपच्यून। इतनी चीजें समझ में आ गई। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है जो हम जनरली जानते हैं, वो क्या है, माई वेरी efficient mother just serve us nuts। इसको याद करने का तरीका क्या है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई वेरी, रिपीट विथ मी, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। रिपीट विथ मी, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अगेन, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, अब ये चीजें हमें समझ में आ गई। सबसे पहले एम का मतलब मरकरी, एम का मतलब मरकरी। वी का मतलब वीनस, ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मार्स, जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस, एन का मतलब नेपच्यून। ठीक है, सिंपल सा है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी कहना क्या चाहता है कि मेरी जो माता जी हैं वो सर्व अस नट्स क्या कर रही हैं, मुझे नट्स सर्व कर रही हैं। ये चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसके बारे में हम एक एक चीज डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो मरकरी है ये अपनी एक्सिस पे कितने दिन में घूमती है, यानी अपनी जो एक्सिस पे रोटेशन करती है उसमें कितना टाइम लगाती है, और जो रेवोल्यूशन करती है उसमें कितना टाइम लगाती है। अब हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे, इसको समझने से पहले, कि रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, रेवोल्यूशन की मीनिंग अगर आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन रेवोल्यूशन की मीनिंग हम जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है रोटेशन, क्या होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। अब जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर हमने लिया। ये मार्कर क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे ही क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है।
अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। जब ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे जो घूम रहा है ये क्या कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि मैं हूं सन, ठीक है, ये मेरा हाथ क्या है, सन है। अब इसने क्या किया, अपनी एक्सिस पे घूम रहा था, वो रोटेशन किया। लेकिन जब ये हमारे चारों तरफ घूमने लगा, ये सन है, ध्यान रखना। अब ये जब हमारे चारों तरफ घूमने लगा, ये क्या करने लगा, रिवोल्यूशन करने लगा। क्या करने लगा, रिवोल्यूशन करने लगा। ये क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है। अब ये चीज समझ में आ गई, रेवोल्यूशन और रोटेशन में अंतर क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्लेनेट है, जितने भी प्लेनेट है, 8 प्लेनेट, 8 प्लेनेट, ये सारे प्लेनेट क्या करते हैं, एक आर्बिट में सन का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। एक आर्बिट में सन का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जिस पाथ में चक्कर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ या एलोंगेटेड पाथ। अब एक चीज हम समझने का प्रयास करेंगे कि एलिप्टिकल पाथ क्या होता है, एलोंगेटेड पाथ क्या होता है। हम तो समझते थे कि सन के चारों ओर घूमता है, यानी सन की गोलाई में क्या करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन ये तो बताया जा रहा है एलिप्टिकल पाथ एंड एलोंगेटेड पाथ। तो एलिप्टिकल पाथ और एलोंगेटेड पाथ में ये होता है कि जैसे हमारा अंडा है, कभी आप देखिए एग को लीजिए, तो एग उठाइए, तो एग का जो आकार होता है वो एलिप्टिकल आकार का होता है। जो एग का आकार होता है वो एलिप्टिकल आकार का होता है। तो उसी आकार को आप माइंड में बैठा लीजिए कि एग के आकार में ही जो प्लेनेट हैं वो सन का क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। सन का क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। तो अब समझने का हम प्रयास करेंगे आगे। ये हमारी जो मरकरी है, मरकरी अपनी एक्सिस पे, मरकरी अपनी एक्सिस पे जो एक चक्कर पूरा करती है वो पूरा करती है 59 डेज में, 59 डेज में। अब हम एक चीज देखेंगे, ऑन ए लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे। ओ ए का मतलब ऑन एक्सिस, ओ ए का मतलब ऑन एक्सिस होगा, ध्यान रखिएगा। ओ ए 59 डेज, 59 डेज, 59 डेज ऑन एक्सिस। हम यहां लिख देते हैं ऑन एक्सिस। वन ऑर्बिट अराउंड सन, ठीक है। ये दो चीजें हैं, पहला दूसरा। अब इसके बारे में, ऑन एक्सिस, वन ऑर्बिट अराउंड सन। ऑन एक्सिस मतलब क्या होता है कि जो हम रोटेशन की बात करेंगे वो क्या है, रोटेशन की बात करेंगे वो क्या करेगा, वो अपनी एक्सिस पे करेगा, यानी ऑन एक्सिस पे करेगा, अपनी एक्सिस पे करेगा। अपनी एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा उसके आगे हम ओ ए लिखेंगे। आप समझ जाना कि अपनी एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, यानी जो प्लेनेट है वो अपनी एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगा रहा है। और जब हम बात करेंगे वन ऑर्बिट अराउंड सन, वन ऑर्बिट अराउंड सन, तो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ओ ओ, ओ ओ, वन ऑर्बिट, ओ ओ, वन ऑर्बिट अराउंड सन यानी ओ ओ, वन ऑर्बिट, वन ऑर्बिट। उसको ध्यान से समझना, कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जो अपनी एक्सिस पे टाइम लगाता है ये मरकरी, वो कितना टाइम लगाता है, 59 डेज का टाइम लगाता है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे कि ये सन का जो रिवोल्यूशन करता है वो कितने टाइम में करता है इलेक्ट्रिकल पाथ में, तो वो करता है 88 डेज में। कितना, 88 डेज में। कितना, 88 डेज में। अब इसके बाद देखते हैं वीनस की। जब वीनस की हम बात करेंगे तो वीनस के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। वीनस जो अपनी एक्सिस पे टाइम लेता है, और वीनस जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो कितने टाइम में लेता है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। 255, 243। अब बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ की आपको सभी को पता है 365 एंड 1/4 और 24 आवर्स, यानी 1 डे कह सकते हैं आप इसे, 1 डे। अब मार्स की भी क्या सीन है,
687। ये जो ऊपर लिखा है ऑन वन ऑर्बिट अराउंड सन है, जो नीचे रहेगा वो ऑन एक्सिस है, ये ध्यान रखना। वन ऑर्बिट अराउंड सन यानी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 687 डेज, और नीचे कितना 1 डे। ठीक, अब इसकी बात करेंगे तो ये है 11 ईयर 11 मंथ। जुपिटर की बात कर रहे हैं, जुपिटर कितना टाइम लेता है 11 ईयर 11 मंथ, और वन एक्सिस अपनी एक्सिस पे कितना टाइम लगता है, अपनी एक्सिस पे कितना टाइम लेगा 9 आवर 56 मिनट। इसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न की। तो सैटर्न कितना टाइम लेता है 27 ईयर 5 मंथ, 27 ईयर 5 मंथ, और ये कितना टाइम लेता है 10 आवर 40 मिनट, 10 आवर 40 मिनट, 10 आवर 40 मिनट। अब बात करेंगे हम किसकी, यूरेनस की। ये कितना टाइम लेता है 86 ईयर्स 17 आवर 14 मिनट, 17 आवर 40 मिनट, 164 ईयर 164 ईयर्स। ये कितना टाइम लेता है 16 आवर 7 मिनट, 16 आवर 7 मिनट। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। जो मरकरी टाइम लेता है सन का चक्कर लगाने में 88 डेज एंड 59 डेज अपनी एक्सिस पे, ये कितना लेता है 255 डेज वीनस टाइम लेता है सन का चक्कर लगाने में, और जो अपनी एक्सिस पे टाइम लेता है वो कितना टाइम लेता है 243 डेज। और ये सीरियल से सारी चीजें लिखी हैं, यानी 27 ईयर सबसे ज्यादा जो समय लगता है वो किसको लगता है, नेपच्यून को 164 ईयर्स, और जो टाइम लगता है 16 आवर्स 7 मिनट। ये चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? अगर इसमें कोई डाउट है तो मैं बताऊं। अच्छा, एक मिनट, मैंने फिर से बताया 88 डेज जो सन का चक्कर लगाता है एलोंगेटेड पाथ में, एलिप्टिकल पाथ में, वो कितना टाइम लेता है 88 डेज। और जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पे जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है रोटेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसमें कितना टाइम लेता है 59 डेज। और वीनस में क्या करता है, जो सन का चक्कर लगाने में 255 डेज, और इस पे अर्थ पे क्या होता है 365 एंड 1/4 डेज। इसमें कितना लगता है, मार्स में 687 डेज, जुपिटर में कितना लगता है 11 ईयर 11 मंथ, सैटर्न में कितना लगता है 27 ईयर्स 5 मंथ, इसमें कितना लगता है यूरेनस में 86 ईयर्स, इसमें नेपच्यून में कितना लगता है 164 ईयर्स। इसमें कोई डाउट है? अब बात करते हैं अपनी एक्सिस पे कितना टाइम लेता है, तो वो तो मैंने बताया 59 डेज, 243 डेज, 243 डेज कौन ले रहा है, वीनस ले रहा है। 1 डे कौन ले रहा है, अर्थ ले रहा है। मार्स कितना टाइम ले रहा है, 1 डे ले रहा है। जुपिटर कितना टाइम ले रहा है, 9 आवर 56 मिनट ले रहा है। सैटर्न कितना टाइम ले रहा है, 10 आवर 40 मिनट्स ले रहा है। और यूरेनस कितना टाइम ले रहा है, 17 आवर 14 मिनट्स ले रहा है। नेपच्यून कितना टाइम ले रहा है, 16 आवर 7 मिनट्स ले रहा है। इतनी चीजें क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट है? अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जितने भी प्लेनेट हैं इन सब का अपना क्या है, मून है। जैसे हमारे प्लेनेट सन के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं अपनी ऑर्बिट में, वैसे ही हमारे जो प्लेनेट हैं इन प्लेनेट का चक्कर जो मून है वो लगाते हैं। अब उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि हर प्लेनेट के अपने कितने मून होते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई।
अब देखते हैं सबके कितने कितने मून हैं, हर प्लेनेट के कितने कितने मून हैं। एक प्लेनेट, दो प्लेनेट, तीन प्लेनेट, चार प्लेनेट, पांच प्लेनेट, 6 प्लेनेट, 7 प्लेनेट, 8 प्लेनेट। ठीक है, सबका नाम हम देखते हैं क्या है। मरकरी, मरकरी, वीनस, वीनस, अर्थ, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून। ठीक है, अब बात करेंगे मरकरी की, तो मरकरी का अपना कोई मून नहीं है। वीनस की बात करेंगे तो वीनस का भी अपना कोई मून नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का अपना क्या है, एक मून है। क्या है, अर्थ का अपना एक मून है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, रात को सोते वक्त चंद्रमा दिखता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे मार्स की। मार्स के क्या है, अपने 2 मून है। कितने मून है, 2 मून है। बात करेंगे जुपिटर की, तो जुपिटर की टोटल कितने, 79 मून्स हैं। लेकिन दिक्कत उसमें ये चीज है, 79 मून्स में सारे मून्स क्या हैं, कंफर्म नहीं है। 79 मून्स हैं, जिसमें से ओनली, जिसमें से 53 क्या है, कंफर्म है, कंफर्म है। इसके कितने हैं, टोटल 82 मून है, और जिसमें से 53 इसके भी क्या है, 53 इसके भी क्या है, कंफर्म है, कंफर्म है। इसके कितने हैं, 27, इसके कितने हैं, 14। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मार्स के 2 मून हैं, इनके नाम हैं फोबोस, फोबोस एंड डाइमोस। मार्स के जो 2 मून हैं उनके नाम है फोबोस और डाइमोस। अब देखिए, हम मार्स के 2 मून है, इसलिए तो मैंने मार्स के बारे में बता दिया कि मार्स के 2 मून है, फोबोस और डाइमोस। लेकिन अब 79 मून के बारे में बताना और 82 मून के बारे में बताना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। और जैसे ही ये डिफिकल्ट होगा, फिर हम ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाएगी, ये तो हम पीएचडी करने लगे। तो हम यहाँ पर पीएचडी करने नहीं आए हैं, हम केवल इसके बारे में समझने आए हैं कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इन सब का। ठीक है, अब ये 2 मून है किसके, मार्स के, फोबोस और डाइमोस। और जुपिटर की बात जैसे ही करते हैं, जुपिटर में 79 मून्स हैं, लेकिन 53 कंफर्म है, और बाकी जो बचे हुए मून्स हैं वो कंफर्म नहीं है। अब क्यों कंफर्म नहीं है उसके बारे में हम बताते हैं। रीजन ये है कि जितने भी मून होते हैं, जितने भी मून होते हैं या सैटेलाइट्स होती हैं, ये अपनी जो कैटेगरी होती है, यानी जो इनका क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो कंफर्म मून होते हैं। लेकिन जब उस क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो कंफर्म मून नहीं कहलाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि 79 में ओनली 53 कंफर्म है, और इसमें भी 53 कंफर्म। अब हम समझते हैं कि सर, जब कंफर्म केवल 53 है, तो हमें ये क्यों बताया गया कि इसके 82 होते हैं, इसके 79 होते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में ये हमें पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा मून किस प्लेनेट के होते हैं, तो हमें वहां पर दिक्कत होती है, क्योंकि 53 इसके भी, 53 इसके भी, तो उसके अकॉर्डिंग जो नॉन कंफर्म्ड है उसको भी देखता है। 82 मून सैटर्न का है, 79 मून जुपिटर का है। तो अब 82 अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे तो उस समय हमें पता रहेगा सैटर्न में क्या है, 82 मून्स है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14। अब नेपच्यून के आगे एक प्लेनेट और रहता है जिसका नाम है प्लूटो। प्लूटो के बारे में हम ये जानते हैं कि प्लूटो को 2006 में 2006 में ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 2006 में ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वो नेपच्यून की ऑर्बिट में इंटर करता था। किसकी ऑर्बिट में इंटर करता था, नेपच्यून की ऑर्बिट में। ये एक रीजन है जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत से रीजन हैं जिसकी वजह से उसे प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर किया गया। ठीक है, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी ओनली बेसिक चीजें।
लेकिन ये बेसिक चीजों का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक है। बेसिक आपका इतना है कि आप कोई भी एग्जाम देंगे, वनडे एग्जाम देते हैं, कुछ भी देते हैं जिसमें आपका सोलर सिस्टम पूछा जाता है, तो उसके लिए आपका पर्याप्त है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, एग्जाम के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए पर्याप्त है। अगर आपको पीएचडी जियोग्राफी में करनी है तो उसकी बात हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आती हैं। अब नेपच्यून में जो ये आता है, ये 14, कहीं कहीं पर आप देखे होंगे नेपच्यून के अंदर हमें दिखाई देता है कि नेपच्यून में क्या है, 13 मून है। अब ये 13 और 14 में अंतर क्या है? नेपच्यून में एक मून ऐड किया गया था 2013 में, 2013 में एक मून ऐड किया तो 13 मून था, 2013 में एक मून और ऐड कर लिया तो क्या हो गया, 14। कितने मून हो गए, 14 मून हो गए, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मरकरी जो है ये सन के बिल्कुल पास है, मरकरी जो है ये सन के बिल्कुल पास है, और सन से जो क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। अब सर ये फ्यूजन रिएक्शन क्या है? फ्यूजन रिएक्शन यह है कि हाइड्रोजन और हीलियम की अपक्रिया होती है, जिससे हीलियम और एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो अब इस फ्यूजन रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत ज्यादा मात्रा में ये एनर्जी रिलीज होती है। अब बिल्कुल पास में कौन है, मरकरी है, बिल्कुल पास में कौन सा है, मरकरी है। तो सबसे जो हॉटेस्ट प्लेनेट होना चाहिए, मरकरी को होना चाहिए। सबसे गर्म प्लेनेट जो होना चाहिए, मरकरी को होना चाहिए। लेकिन मरकरी सबसे गर्म प्लेनेट नहीं है, सबसे गर्म प्लेनेट जो है वो कौन सा है, वीनस है। कौन सा है, वीनस है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। जो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है वो वीनस है। वीनस क्यों है, क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 की मात्रा बहुत अधिक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वीनस का एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत गर्म है। और उसी की वजह से ऑलरेडी पहले उसका ऑलरेडी गर्म था। अब मान लीजिए मेरी शरीर है, मैं ऑलरेडी जल रहा हूं, उसमें पेट्रोल और डाल दो तो क्या होगा, बुझूंगा या और जलूंगा? तो सेम वही कंडीशन वीनस की थी, वो ऑलरेडी गर्म है, एनर्जी रिलीज होकर उधर से और मिल रही है इसको, तो ये क्या हो गया, हॉटेस्ट प्लेनेट हो गया। और इसी हॉटेस्ट की वजह से, यानी जितनी एनर्जी इसके पास जाएगी ये चमकेगा, क्योंकि जैसे ही सन की एनर्जी क्या होती है, अदर प्लेनेट को मिलती है, जैसे मून को मिलती है, तो मून की अपनी खुद की एनर्जी नहीं है, वो किससे प्राप्त करता है, सन से प्राप्त करता है, लेकिन हमें क्या हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है ना। तो वैसे ही वीनस भी क्या होता है, इस एनर्जी की वजह से, सन की एनर्जी की वजह से, तो लाइट भी तो पाएगा, सूर्य की रोशनी आ रही है हमारे पास, तो लाइट भी तो आ रही है ना, हम चमकेंगे भी तो जब चमकेंगे हमारे अंदर लाइट आएगी, तो इसीलिए वीनस को क्या बोला जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। ये चीजें हो गई वीनस के बारे में। अब मरकरी के बारे में हम क्या कहते हैं, मरकरी के बारे में आप बताएं, आपसे पूछा जाए कि सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो भाई सबसे नियरेस्ट प्लेनेट आपको कौन सा दिख रहा है, मरकरी की दिख रही है ना, तो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट आपके लिए कौन सा होगा, मरकरी। मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लेनेट आपके लिए कौन सा होगा, मरकरी। अब वीनस के बारे में एक चीज और देखते हैं। वीनस जो होता है ये क्या करता है, ये जो सन का चक्कर लगाता है ये ईस्ट टू वेस्ट लगाता है, क्या लगाता है, ईस्ट टू वेस्ट। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे ईस्ट टू वेस्ट कैसे। वीनस और यूरेनस, वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लेनेट हैं जो सन का चक्कर क्या लगाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट लगाते हैं। बाकी सब क्या करते हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट लगाते हैं,
बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट लगाते हैं सन का चक्कर, लेकिन ये जो सन का चक्कर लगाते हैं ये ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अब इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बारे में हम देखते हैं, ये चीजें क्लियर हुई। मरकरी हो गया, वीनस। अब अर्थ के बारे में आएंगे। तो अर्थ के बारे में हम देखते हैं। अर्थ का हमें पता है कि 365 एंड 1/4 डेज में ये क्या करती है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। किसका? सन का। अब उसमें 365 तो हम लेते हैं, लेकिन 1/4 यानी 6 आवर को क्या करते हैं, हम साइड में रखते रहते हैं, साइड में। 4 ईयर्स बाद उसी को हम किस में काउंट करते हैं, लीप ईयर्स में। यानी 6 चौको 24, 6 का 4 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 24। तो उसकी वजह से क्या हो गया, 24 आवर्स हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, लीप ईयर में काउंट कर देते हैं। किसमें, लीप ईयर में। जिसमें फरवरी कितने की होती है, फरवरी कितने की होती है, 29। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब एक चीज हम और देखते हैं। हम ये कहते हैं जो अर्थ है, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे 1 डे यानी 24 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करती है। 1 रोटेशन जो कंप्लीट करने में समय लेती है, वो अपनी एक्सिस पे कितना समय लेती है, 24 आवर्स। लेकिन ये 24 आवर्स एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये कितना है, 23 आवर 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम मार्स पे आते हैं। ठीक है, अर्थ के बारे में हो गया, मार्स के बारे में बात करते हैं। पहले आप इतना लिख लीजिए, ये चीजें लिख लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे आते हैं। तो इसके बारे में हम समझाने का प्रयास करते हैं। इतनी चीजें पहले क्लियर कर लीजिए, हम मिटा दें। ठीक है, अब यहां पर हम मार्स तक पहुंचते हैं। तो मार्स के बारे में एक कहा जाता है कि इसका जो सरफेस होता है, मार्स का जो सरफेस होता है, ये रेड कलर का होता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड प्लेनेट किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि रेड प्लेनेट जो बोला जाता है वो मार्स को बोला जाता है। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि रेड प्लेनेट मार्स को बोला जाता है, लेकिन बोला किस वजह से जाता है वो रीजन हम बताते हैं। जो मार्स होता है, इसकी सतह पे जो पाया जाता है Fe2O3 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की वजह से जो इसकी सतह होती है वो रेड होती है, इसीलिए मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन जो होता है, हाईएस्ट माउंटेन, एक मिनट, अब जो हाईएस्ट माउंटेन होता है वो होता है निक्स ओलंपिका, निक्स ओलंपिका, या इसी को बोलते हैं ओलिम्पस मॉन्स। इसी को बोलते हैं ओलिम्पस मॉन्स, निक्स ओलंपिया या ओलिम्पस मॉन्स। किसको बोलते हैं, मार्स को। ये क्या है, ये हमारा है हाईएस्ट माउंटेन। क्या है, हाईएस्ट माउंटेन, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। कौन सा, निक्स ओलंपिका या इसी को बोलते हैं ओलिम्पस मॉन्स। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। क्या है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम जैसे ही देखते हैं मार्स, हमें ये चीज समझ में आ गई
कि इसी को हम रेड प्लेनेट बोलते हैं। हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कहाँ पर पाया जाता है, मार्स पे पाया जाता है, जो कि क्या है, निक्स ओलंपिका है। अब इसके बारे में हम, इसके बाद हम देखते हैं जुपिटर। जुपिटर ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, बिग प्लेनेट, बिगेस्ट प्लेनेट, बिगेस्ट प्लेनेट। अभी हम आपको बताते हैं कि प्लेनेट जो होता है ये कहां से आया है। ये जुपिटर जो होता है ये क्या है, सबसे बिगेस्ट प्लेनेट, यानी जो हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का वो कौन सा है, जुपिटर है। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आ रही है। अब जुपिटर के साथ ही हम एक चीज देखते हैं, जुपिटर के अंदर जो होता है एक पाया जाता है गैनीमेड। क्या पाया जाता है, गैनीमेड। ये क्या है, गैनीमेड क्या है, गैनीमेड क्या है, ये सबसे बड़ा जो माउंटेन है, यानी सबसे हाईएस्ट, सॉरी गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ा जो मून है, वो सबसे बड़ा मून किसका है, गैनीमेड का है। किस गैनीमेड है, किसके, किस में पाया जाता है, जुपिटर में। जो सबसे बिगेस्ट मून है, बिगेस्ट मून है गैनीमेड, सबसे बिगेस्ट मून है गैनीमेड। और ये कहां पाया जाता है, ये जुपिटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जुपिटर में पाया जाता है। बिगेस्ट या लार्जेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न, और जो सेकेंड लार्जेस्ट मून है वो कौन सा है, टाइटन। क्या है, टाइटन। सेकेंड लार्जेस्ट मून कौन सा है, टाइटन। और टाइटन कहां पर पाया जाता है, सैटर्न में। सेकेंड लार्जेस्ट मून कौन सा है, टाइटन। टाइटन कहां पाया जाता है, सैटर्न में। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट मून है, यानी सबसे लार्जेस्ट मून जो है वो है कौन सा, गैनीमेड, जो कहां पाया जाता है, जुपिटर में पाया जाता है। और इसी के अंदर, जुपिटर के अंदर यूरोपा, सॉरी जुपिटर के अंदर यूरोपा भी पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे बिगेस्ट हमने बता दिया, बिगेस्ट प्लेनेट बता दिया है। और ये माउंटेन हमने बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, यानी टाइटन सेकंड नंबर पे है, और जो गैनीमेड है ये फर्स्ट नंबर पे है, यानी सबसे पहले नंबर पे। इतनी चीजें हमें क्लियर है। अब सैटर्न के बाद आते हैं हम यूरेनस पे, और उसके बाद नेपच्यून पे। तो सैटर्न के बारे में हमने इतना जान लिया, यूरेनस के बारे में ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, ये हमने जान लिया। और नेपच्यून के बारे में हमें पता है कि कितने मून होते हैं, 14 मून्स होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज देखते हैं, हम बार बार प्लेनेट की तो बात कर रहे हैं, प्लेनेट के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि प्लेनेट प्लेनेट, लेकिन ये प्लेनेट जो वर्ड है ये आया कहां से है, उसके बारे में देखते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, प्लेनेट, जो कहां से आया है, किस वर्ड से निकल कर आया है, प्लेन, प्लेनेटाई। किससे, प्लेनेटाई, प्लेनेटाई वर्ड से निकल कर आया है। ये प्लेनेटाई वर्ड कहाँ का है, ग्रीक का वर्ड है। कहाँ का वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, वंडरर्स, वंडरर्स, जिसका मतलब क्या होता है, वंडरर्स। ठीक है, ये क्लियर है। प्लेनेट क्या है, प्लेनेटाई से आया है। प्लेनेटाई कहाँ से, प्लेनेटाई वर्ड से आया है, ये कहाँ का वर्ड है, ये ग्रीक का वर्ड है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब हम सबसे पहले ये एक और चीज समझने का प्रयास करेंगे, जो है मार्स और जुपिटर के बीच की कहानी। मार्स और जुपिटर के बीच में मैंने बोला था, जब सोलर सिस्टम के बारे में बता रहा था, कि सोलर सिस्टम 8 प्लेनेट और सन के बारे में डिस्कशन करना ही, यही हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में हम इन्हीं चीजों के डिस्कशन करते हैं। एक दो छोटी चीजें हैं, हम उनको आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड, ठीक है। अब एस्टेरॉइड के बारे में देखते हैं कि एस्टेरॉइड क्या है।
अब एस्टेरॉइड देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मार्स है, ये हमारा क्या है, जुपिटर है, ठीक है, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया। अब मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट के फॉर्म में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है एस्टेरॉइड, जिसको हम बोलते हैं बेल्ट के फॉर्म में टिनी पार्टिकल पाए जाते हैं। ये जो यानी कि जो प्लेनेट से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आकार में प्लेनेट से छोटे होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ये आकार में प्लेनेट से छोटे होते हैं। और ये जो क्या करते हैं, ये सन का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सन का चक्कर लगाते हैं, सन का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इसी को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड, इसी को बोलते हैं एस्टेरॉइड। अब जब ये एस्टेरॉइड क्या करते हैं, बेल्ट के फॉर्म में होते हैं, तो कभी कभी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पाई जाती है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो पाई जाती है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। और ये एस्टेरॉइड बेल्ट क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, जैसे सारे प्लेनेट लगाते हैं। लेकिन ये प्लेनेट की कैटेगरी से क्या है, बाहर हैं, क्योंकि ये टीनी ऑब्जेक्ट हैं, यानी छोटे फॉर्म में। अब इसी के बाद देखते हैं एस्टेरॉइड। अब एस्टेरॉइड के साथ साथ ही हम एक शब्द और देखने का प्रयास करेंगे, मीटियोरॉइड्स क्या होता है। अब यहां पर देखते हैं मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड्स। अब मीटियोरॉइड्स के बारे में हम देखते हैं। मीटियोरॉइड्स जो होता है, जैसे ये क्या है, ये एस्टेरॉइड है, ये सन का चक्कर लगाते हैं, तो ये क्या हुए, ये एस्टेरॉइड हुए। लेकिन जो मीटियोरॉइड्स होते हैं ये जरूरी नहीं है मार्स और जुपिटर के बीच में ही हो, ये भी क्या करते हैं, ये भी टिनी ऑप्टिकल हैं, यानी टिनी पार्टिकल हैं। और ये टिनी पार्टिकल, टिनी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये भी सन का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये मीटियोरॉइड्स की कंडीशन नहीं है कि वो मार्स और जुपिटर के ही बीच में रहेंगे, उनका कोई एक निश्चित इलाका नहीं है, यानी निश्चित क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए वो क्या होते हैं, मीटियोराइट्स होते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। ये भी क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, ये भी क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। अब एस्टेरॉइड क्लियर है, मीटियोरॉइड्स क्लियर है। एस्टेरॉइड और मीटियोराइट्स के बाद जो हम आते हैं, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, वो हमारा है मीटियोर और मीटियोराइट्स। क्या है, मीटियोर और मीटियोराइट्स। तो अब हम समझते हैं मीटियोर क्या होता है और मीटियोराइट्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मीटियोर। मीटियोर, अब ये मीटियोर जो होते हैं, मीटियोर्स, ये जो मीटियोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, यानी एस्टेरॉइड और मीटियोराइट को छोड़कर, एस्टेरॉइड और मीटियोराइट को छोड़कर जो मीटियोर्स होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के जो लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, जब उससे टकराकर बर्न जो हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं मीटियोर्स। और जो टकराकर बर्न नहीं होते हैं, यानी हमारी अर्थ की सतह से आके टकराते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीटियोर्स हिटिंग, मीटियोराइट्स हिटिंग, उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। तो एस्टेरॉइड और मीटियोराइड आप ये समझ रहे हैं। हम मीटियोराइड और मीटियोराइट्स और मीटियोर्स को समझाने के लिए देखिए, एस्टेरॉइड और एस्टेरॉइड्स दोनों डिफरेंट है। एस्टेरॉइड और एस्टेरॉइड्स दोनों डिफरेंट है। तो एस्टेरॉइड और मीटियोराइड ये दोनों चीजें हम समझा दिया। मीटियोराइड और मीटियोराइट्स दोनों डिफरेंस हैं। तो मीटियोराइड और मीटियोराइट्स दोनों डिफरेंस हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, मीटियोराइड राइड्स और मीटियोराइट्स, मीटियो मीटियो राइट्स, मीटियोराइट्स और मीटियोराइट्स दोनों में क्या है, अंतर है। तो मीटियोराइट्स मैंने आपको समझा दिया, एस्टेरॉइड मैंने आपको समझा दिया। अब मीटियोराइट्स और मीटियोर्स को समझाने के लिए आपको क्या समझाना पड़ेगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है उस लेयर के बारे में हमें आपको बताना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो कौन कौन सी है।
मैंने माना ये क्या है, हमारी अर्थ है। 1 2 3 4 5। अब सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, 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 एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर। ये हमारी क्या है? जो एटमॉस्फेयर हमारा है, उस एटमॉस्फेयर की लेयर है। यानी जो हमारी अर्थ की जो सतह है, इस सतह से लेकर लगभग 12 किलोमीटर तक जो हमारा आता है, वो क्या आता है? ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के बाद लगभग 15 किलोमीटर तक जो हमारा आता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर आता है। क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद जो उसका ऊपरी भाग होता है, वो होता है मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर के ऊपरी भाग जो होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का ऊपरी भाग जो होता है एग्जॉस्फेयर। ये हमारा क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। यानी जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, हम उसी के बारे में बात करें। अब ठीक है, अब हमने कहा कि हमें मीटियोर और मीटियोराइट्स को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर है, उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो ये समझ गए। अब जो मीटियोर होता है, वो मीटियोर क्या करता है? हमने बताया कि मीटियोराइट्स और मीटियोराइट्स दोनों में अंतर है। तो एस्टेरॉइड और मीटियोराइट समझाते वक्त हमने ये आपको समझा दिया कि वो क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स वो होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या करते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं। और जो मीटियोराइट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उनका कोई फिक्स नहीं रहता, वो चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं रहता कि मार्स और जुपिटर के बीच में ही होते हैं। लेकिन जो मीटियोर होते हैं, ये मीटियोर ऐसे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल होते हैं, जो क्या करते हैं? वहां से नीचे आने लगते हैं। और नीचे आते हैं तो ये क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में यहां से तो बहुत करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे। यहां क्रॉस कर लिए, मान लो यहां क्रॉस कर लिए, लेकिन मीजोस्फेयर तक आते आते क्या होते हैं? वो बर्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? बर्न हो जाते हैं, यानी जल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटियोर्स। क्या बोलते हैं? मेटियोर्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। हम उसे क्या बोलते हैं? मेटियोर्स। सिंपल सा है कि जब अर्थ तक आता है, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल क्या करते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, मेजोस्फेयर तक आते आते बर्न हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटियोर्स। और जो बर्न नहीं हो पाते हैं, जो आके क्या करते हैं? अर्थ की सरफेस से क्या करते हैं? टकराते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मेटियोराइट्स। मेटियोराइट्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मेटियोराइट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और लगभग 48.5 मीट्रिक टन मीटियोराइट्स हिटिंग होती है। मीटियोराइट्स लगभग हर साल 48.5 मीट्रिक टन मीटियोराइट्स हिटिंग होती है अर्थ पे, जिसकी वजह से क्या होता है? सोलो का निर्माण होता है। यानी जैसे आप देखते होंगे ना, कभी कभी बांस होता है, बांस के अंदर खोखलापन होता है। ठीक है, वैसे ही जब ये अर्थ पे जहां टकराते हैं ना, वहां उसको खोखला कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। और किस्मत हमारी ये है कि हमारे हम जहां पर लिविंग कंडीशन में हैं, यहाँ पर ऐसा बहुत कम होता है। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि कंडीशन क्या हो। ठीक है, ये इतनी चीजें क्या है, हमें समझ में आ गई। अब इसमें कोई डाउट है? ठीक, आगे चलते हैं। अब एक चीज और हम समझने का प्रयास करते हैं, कुछ शब्द समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एपीहीलियन, ये भी एग्जाम में आता है, सोलर सिस्टम का ही है। एपीहीलियन और पेरिहीलियन।
एपी हीलियन, हीलियन, एपी हीलियन, पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। दो चीजें समझने का प्रयास करते हैं, एपीहीलियन क्या होता है, पेरीहीलियन क्या होता है। मान लीजिए क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मून है। अब आपने एक चीज ये देखा होगा कि मैंने जो मून को रखा, ये मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यानी अर्थ का क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इस कंडीशन में मैंने अर्थ को जगह रखा है, यहां पर रखा है, मून को यहां पर, मून को यहां पर, मैं दिखा रहा हूं कि मून क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा मैंने यहां पर मून को तो सेम कंडीशन में रखा, यहां पर भी लगभग मैं मून को सेम कंडीशन में रख रहा हूं, यहां भी लगभग मून को सेम कंडीशन में रख रहा हूं, लेकिन मैंने मून को क्या किया, यहां काफी डिस्टेंस पे रख दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारा मून होता है, यानी जो हमारा प्लेनेट होता है, ये एलोंगेटेड पाथ में मूव करते हैं, और जो हमारा मून होता है, किसी भी प्लेनेट का मून होता है, वो भी उस प्लेनेट का, यानी जो प्लेनेट, जैसे हमारा कोई सैटेलाइट है, हमारा मून है, वो अर्थ का कैसे राउंड कर रहा है, वो एलोंगेटेड पाथ में क्या कर रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो वही क्या है, जैसे मैंने बताया एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल पाथ मैंने अंडा आकार जो होता है, अंडे का आकार, वो एलिप्टिकल आकार का होता है। तो वही चीज मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि एलिप्टिकल आकार में क्या करता है, मूव करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब सबसे पास में रहता है, अगर इलेक्ट्रिकल पाथ में है, तो कभी ऐसा होगा कि मून अर्थ के बिल्कुल पास में होगा, कभी ऐसा होगा कि मून इस साइड में अर्थ से थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, राउंड करते हुए, अर्थ का चक्कर लगाते हुए, कभी थोड़ा डिस्टेंस पे होगा। तो उस समय हम देखते हैं जब ये कंडीशन होती है, जब अर्थ के पास में मून होता है, उसे हम बोलते हैं पेरीहीलियन। पेरीहीलियन क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन, यानी पास में तो क्या हुआ, पेरीहीलियन।